हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जेपीएससी मेंस का जो पेपर डिस्कशन कर रहे थे पिछले 3 दिन से, ये उसका लास्ट सेशन है। इसमें हम लोग पेपर 3 सोशल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको एंड करते हैं फिर, है ना। तो फटाफट इसको देखते हैं, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा इसमें है नहीं। तो पहला क्वेश्चन था, द ब्यूटीफुल फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदड़ो में मिला था, उसका किस मटेरियल का बना हुआ था? तो ब्रॉन्ज का था, ऑप्शन बी। सेल्फ गवर्नमेंट किसका फेमस था? चोला एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन ए। मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था दिल्ली सल्तनत में? तो दीवाने अर्ज। शेर शाह सूरी का रियल नेम फरीद। दारा सिकोह के द्वारा लिखा हुआ बुक का नाम पूछा जा रहा है, तो ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी। रॉयल कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ था 1893 में, ठीक है, फॉर द पर्पस दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। फिर गांधी जी वाले क्वेश्चन का एक ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर, प्रिटोरिया। फिर चलो दिल्ली, ये जो फेमस कॉल था ये दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। उसके बाद बिरसा मुंडा को प्रिजन से रिलीज़ कर दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ एम्प्रेस विक्टोरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, गया सेशन, ये 1922 में हुआ था, ठीक है। तो ये सब इजी था, ज़्यादा इसमें मुश्किल सवाल नहीं था हिस्ट्री में। ऑल राइट, अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में जो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में लिखना था। तो देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है इसमें प्रेजेंटेशन जो है वो डिपेंड करता है, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है, पर्टिकुलरली पहले क्वेश्चन में, ठीक है। फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ये सबको पता है, अब आप कितने अच्छे से उसको प्रेजेंट किए हैं वहाँ पर, और वो उस पर डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो उसको मैं एक्सप्लेन करने लायक जैसा कुछ है नहीं। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट से लेकर के और डायग्राम वगैरह बनाए होंगे, आई सपोज सो, है ना। बढ़िया से किस एरिया में था, कितना फैलाव था उसका, सब कुछ बनाते हुए बड़े अच्छे से उसका आर्किटेक्चर, आर्ट, है ना, स्कल्पचर वगैरह सब कुछ बताए होंगे अच्छे से, सील्स, पॉटरी, जो भी कुछ जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ट्रेड, एग्रीकल्चर, वटेवर, सबको आपको वहाँ पर बता देना था, ठीक है। इसमें कुछ भी आपको छोड़ना नहीं था। और अगर कुछ जो भी आप मतलब छोटा से छोटा चीज़ भी जान रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते थे। सिंपली डिस्कस करने बोल रहा है, ठीक है। फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोस्ट इंप्रेसिव लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि बस आर्किटेक्चर और जो इंपॉर्टेंट चीज़ था बस उसी को लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कंट्रीब्यूशन ऑफ शेर शाह सूरी और अचीवमेंट, दोनों बात पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उसका पॉलिटिकल अचीवमेंट से लेकर के जो भी इस क्वेश्चन में आपको बता सकते हैं आप, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से लेकर पॉलिटिकल अचीवमेंट, वार्स वगैरह, ठीक है। सब चीज़ को आप यहाँ पर भी अगेन आपको डिस्कस करना था, और थोड़ा सा क्रिटिकली एग्जामिन है, चूँकि क्रिटिकली वर्ड यूज़ किया हुआ है यहाँ पर, ओके। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म, मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल भी हो सकते हैं उसके अचीवमेंट्स और कंट्रीब्यूशंस के, ठीक है। तो इसमें भी अगेन पूरा का पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें वैसा नहीं है, जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो उसको डिस्कस क्या करना है, जितना बुक में दिया है उतना सबको पता होगा, ओके। रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो महात्मा गांधी का रोल आपको बताना है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, है ना। तो सिंपली महात्मा गांधी यहाँ पर जो जो आंदोलन चलाए थे उन सबको डिस्कस नहीं करना है आपको, है ना। रोल के बारे में पूछा जा रहा है, किसी का रोल आपसे पूछा जाता है तो क्या क्या आप बताते हैं? ये बताते हैं कि उनका योगदान जो है किस किस क्षेत्र में था और क्या क्या वो खास किए, ठीक है। तो वो सब उस मतलब आपका जो हेडिंग होना चाहिए था कुछ वैसा होना चाहिए था, है ना, कि कैसे जो है वो मास को मोबिलाइज़ किए, है ना, देश में आकर के, जिस समय वो देश में आए थे तो कैसा सिचुएशन था, है ना। अब वहाँ पर थोड़ा सा सूरत स्प्लिट और जो है सो जो भी वहाँ पर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रहा था 1908 के बाद, उन सब को कैसे वो सब डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पा रहा था, है ना। फिर होम रूल लीग वगैरह, ये सब जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में कैसे मूव कर रहा था, है ना, नेशनल मूवमेंट, उसको आकर के वो एक जो है सो इसको कहते हैं एक सूत्र में उसको वो एक साथ पिरोने का काम किए थे, है ना। तो वो सब टाइप से आपको लिखना था यहाँ पर। सिंपली जो है आप उनका कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट जो मूवमेंट था उनका, चाहे चंपारण हो, नॉन कोऑपरेशन हो, जो भी था,
सिंपली उसको नहीं मेंशन करना था, यहाँ पर आपको उनका रोल बताना था, है ना, कैसे वो एक उनका रोल एज अ स्ट्रेटेजिस्ट, है ना, कैसे वो स्ट्रेटेजी बनाते थे। ओके, उसके बारे में आप बता सकते थे, वहाँ पर कई सारा उनका स्ट्राइकिंग फीचर्स था, उनका स्ट्रेटजी में, उनका सोच में। ओके, फिर नेशनल मूवमेंट को किस तरह से जो है सो वो एक आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन प्रदान किए, ठीक है, एज उनका रोल एज एन आइडियोलॉजिकल, आप बता सकते हैं आइडियोलॉजिकल पर्सन की किस तरह से वो नेशनल मूवमेंट को एक डायरेक्शन दिए थे, है ना। उसके अलावा नेशनल मूवमेंट में जो कंट्रीब्यूशन था समाज का, विभिन्न क्लास का, पब्लिक का, ठीक है, उसको भी किस तरह से वो राष्ट्रीय आंदोलन में लाने में हेल्प किए, और प्लस उनको बिखरने से रोके, है ना। आज जब वो ये सब बोल रहे हैं तो आपको पार्टिकुलर इवेंट ध्यान में आना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर वो ऐसा काम किए थे। तो वो सब जो उनका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन था उसको आप लोग एग्ज़ाम्पल में वहाँ दे सकते थे, और गांधी जी का जो मेन रोल था उसको आप वहाँ पर हेडिंग में रख सकते थे, ठीक है। तो आइडियली मेरे हिसाब से ऐसा ही इसको लिखना चाहिए था, ठीक है। बाकी और भी मेथड्स हो सकता है इसको लिखने का। ऑल राइट, फोर्थ क्वेश्चन जो था ये आपको मोस्टली यहाँ पर जो बिरसा मुंडा मूवमेंट, इसका जो इस मूवमेंट का जो भी आप कह सकते हैं कि मेथोडोलॉजी था उसको थोड़ा सा आपको यहाँ पर लिखना था, प्लस इसके बाद का जो मूवमेंट था पार्टिकुलरली ताना भगत मूवमेंट, उसका मेथोडोलॉजी, दोनों के बीच थोड़ा सा आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाना था, ठीक है, कि कैसे यहाँ पर जो है थोड़ा सा वायलेंट मेथोडोलॉजी इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, जैसा कि आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और फिर इसके बाद का जो मूवमेंट हुआ जैसे ताना भगत मूवमेंट, वहाँ पर किस तरह से क्या क्या मीन्स अपनाया गया था अपना ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली वहाँ पर थोड़ा वायलेंट मेथोडोलॉजी नहीं था, तो जो भी था कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वो सब आपको बताते हुए इस क्वेश्चन में प्रोसीड करना था, ठीक है। तो ये टू पार्ट क्वेश्चन ये था जिसमें आपको थोड़ा एलिमेंट बिरसा मुंडा मूवमेंट से भी लेना था, और मेजर पार्ट ऑफ द आपका जो आंसर होता वो फोकस्ड होता आपका ताना भगत मूवमेंट के अराउंड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसे ही इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री का। अब ज्योग्राफी देख लेते हैं। तो वेगनर के अनुसार कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट किया, ऑप्शन बी हो जाएगा, इक्वेटर एंड वेस्ट। टेम्परेट साइक्लोन 35 डिग्री से 65, नॉर्थ एंड साउथ। व्हाट इज़ द एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ ओशंस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 63 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। एवरेज एनुअल टेम्परेचर पूछ रहा है तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही दिया हुआ है आपका, ठीक है। सरफेस टेम्परेचर अगर होता तो 80 के अराउंड फिर वो आ जाता है, तो मुझे लगता है ये इन जनरल पूछ रहा है। एवरेज एनुअल टेम्परेचर जो है ना वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 19 डिग्री सेल्सियस है, साउदर्न हेमिस्फेयर में आपका 16 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। एवरेज 17.2 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, तो ये उसके बारे में, क्योंकि इसको जब आप कन्वर्ट कीजिएगा तो ठीक ठाक 63 आ जाता है, लेकिन वो जो एनुअल आपका सरफेस टेम्परेचर जो है 27 डिग्री, उसको आप कन्वर्ट कीजिएगा फ़ारेनहाइट में तो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, वैसा कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सरफेस के बारे में बात कर रहा था, ये इसके बारे में ही बात कर रहा था, ठीक है। एवरेज एनुअल टेम्परेचर ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से इसका 63 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। कारगिल किस रिवर के आपके बैंक पर है, तो सुरू रिवर। तेनूघाट पावर प्रोजेक्ट ये थर्मल पावर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, कोल बेस्ड है। तेनूघाट डैम जो है सो वहाँ पर आपका दामोदर नदी के ऊपर है, तो हो सकता है कन्फ्यूज़न थोड़ा सा कि शायद हाइडल पावर है, लेकिन नहीं, थर्मल पावर है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, इसमें आपका NH 44 हो जाएगा। उसके बाद बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, रसेल, ऑप्शन डी, ओके। ज्यूजेन इसका हो जाएगा विंड, है ना, एरिड एरिया का फीचर है। उसके बाद हाईएस्ट कंसंट्रेशन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है ट्राइबल पॉपुलेशन का परसेंट में, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया, यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर श्योर नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि एक पुराने बुक में हालांकि दिया हुआ है कि आपका पलामू और गढ़वा में मोर देन 20% इरीगेटेड एरिया है, रांची में उससे भी ज़्यादा है। तो लेकिन डिपेंड करता है कि इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में एग्रीकल्चरल एरिया कितना है, फिर आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि किस में ज़्यादा
आपका इरिगेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज नहीं पूछ रहा है ना, एरिया पूछ रहा है डायरेक्ट। तो हमारे ख्याल से इसमें जो है सो थोड़ा सा हमें भी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो है पलामू या फिर गढ़वा में से कोई हो सकता है। ठीक है, जस्ट गेस अकॉर्डिंग टू दैट फैक्ट। ठीक है, जो बुक में मुझे मिला एक पुराने बुक में। ठीक है ना, तो इन्हीं दोनों में से मेरे ख्याल से कोई होना चाहिए था। अगर आपके पास से कोई इसका डायरेक्टेड सोर्स है जहाँ पर कि ये एग्जैक्टली दिया हुआ है तो बताइएगा, है ना। इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में भी देखा मैंने, वहाँ पर भी कुछ भी रिसेंट नहीं है। ठीक है, वो जो बुक में मुझे मिला है बस वही एक बेसिस पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। ऑल राइट, थोड़ा सा इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का वेदर आपसे पूछा जा रहा था यहाँ पर। ठीक है, 3 हेडिंग में आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना था। वेदर, है ना, ओरिजिन और पाथ। ठीक है, तो 3 हेडिंग में इसको आंसर करना था। वेदर में आप ट्रॉपिकल साइक्लोन का बढ़िया से डायग्राम वायग्राम बनाकर और वेदर के बारे में बता सकते थे। ठीक है, कि आई वॉल जो होता है उसके अंदर कैसा वेदर होता है, आई वॉल पर कैसा वेदर होता है, आई वॉल से जैसे जैसे आप दूर जाते हैं तो कैसा वेदर होता है। ठीक है, तो आप जो है सो ट्रॉपिकल साइक्लोन का वेदर को ठीक ठाक से एक्सप्लेन कर पाते वहाँ पर। और उसके अलावा आपको यहाँ पर ओरिजिन के बारे में बताना था। तो कहाँ ओरिजिनेट होता है, तो वहाँ ओरिजिनेट होता है जहाँ पर कि वो सारे कंडीशंस पाए जाते हैं। ठीक है, जो कंडीशंस आप पढ़े हैं, सी सरफेस टेम्परेचर, है ना, प्रेजेंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर, है ना, ऊपर में डाइवर्जेंस होना चाहिए, है ना, और लार्ज लैंडस्केप होना चाहिए, आप लार्ज आपका सी सरफेस एरिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो भी वहाँ पर आप जानते हैं। और फिर ऐसा कंडीशंस जो ये आप लिखिएगा 5-6, ये कहाँ पर पाया जाता है ऐसा कंडीशंस। ठीक है, तो अगर आप बेहतर हैं थोड़ा सा ड्राइंग कर देते वहाँ पर वर्ल्ड मैप का बताए थे कि इन इन एरिया में पाया जाता है तो बेस्ट हो जाता। ठीक है, तो वो हो गया आपका ओरिजिन का। और नेक्स्ट था पाथ, वो क्या फॉलो करता है। तो पाथ जो है आप 1-2 जगह का दिखा सकते थे। थोड़ा सा अनकन्वेंशनल पूछा है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाकर 1-2 जगह का पाथ आप दिखा सकते थे वहाँ पर। ठीक है, पहले तो अपना बे ऑफ बंगाल वाला आप दिखा सकते थे पाथ, है ना, इंडिया का वहाँ पर बनाकर आप, कि किस तरह से जो है सो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वो आता है, थोड़ा सा डायग्राम इंडिया का बनाकर। उसके अलावा थोड़ा सा आप नॉर्थ अमेरिका का भी बता सकते थे, कैरिबियन के पास का, है ना, किस तरह से जो है वो फ्लोरिडा के आसपास पाथ फॉलो करता है। ठीक है, क्योंकि ये सब अक्सर सुनने में आता है और आपको वो मैप वगैरह थोड़ा बहुत रिकॉल कर पाते, है ना। तो ये सब कुछ था इसमें लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था वो है एनुअल रेनफॉल और नेचुरल वेजिटेशन के बीच रिलेशनशिप बताना है। तो यहाँ पर अगेन ज्योग्राफी के आंसर में तो डायग्राम आप समझ ही रहे हैं कि डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगेन आपको एनुअल रेनफॉल पैटर्न और इसका जो नेचुरल वेजिटेशन का पैटर्न है, दोनों को पहले तो आपको दिखा देना होगा इंडिया के मैप पर कि कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा पाया जाता है। उसके बाद आप रिलेशनशिप पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है तो उन एरियाज़ में कैसा वेजिटेशन है। ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ये सब आप करते हुए इसी तरह से एनुअल रेनफॉल का जो भी एरियाज़ है उसको आप पकड़ते हेडिंग बनाते और वहाँ पर कैसा नेचुरल वेजिटेशन है उसको पकड़कर फिर आप डिस्क्रिप्टिव वे में लिख सकते थे। लेकिन डायग्राम का यहाँ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। नेक्स्ट है फेवरेबल फैक्टर्स आपको बताना था, एस्टेब्लिशमेंट और डेवलपमेंट, है ना। कीवर्ड्स को हमेशा ध्यान से पढ़िए और समझिए और उसी के अनुसार आंसर करना है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में आपको यहाँ पर था। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल लोकेशन से रिलेटेड है कहीं ना कहीं ये। ठीक है, तो आपको थ्योरी और आपका जो क्वेश्चन का डिमांड है दोनों को लेते हुए आपको बनाते हैं, थोड़ा बहुत वेबर को इंक्लूड करते हुए यहाँ पर कि किस तरह से ये इस्टेब्लिशमेंट चूँकि एक कंपोनेंट है आपका और इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किया जाता है, उसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी आपके सिलेबस में भी था। तो थोड़ा सा वो थ्योरेटिकल कंपोनेंट भी आपको इंक्लूड करना चाहिए था हमारे हिसाब से। उसके बाद क्या क्या आपका रॉ मटेरियल्स कहाँ कहाँ पर है और वहाँ वहाँ पर उस अगर रॉ मटेरियल्स ने इन्फ्लुएंस किया है इंडस्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट को तो उन इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको बताना था वहाँ पर। ठीक है, तो वो एक फेवरेबल फैक्टर में आप बता सकते थे। उसके अलावा यहाँ पर जो है रॉ मटेरियल तक ही सीमित नहीं रहना था आपको, क्योंकि जब आपसे फेवरेबल फैक्टर्स का बात कर रहा है तो उसमें बहुत कुछ आ जाता है। ठीक है, उसमें इंडिया का जो रिसेंट डेवलपमेंट जो भी स्कीम्स है, ग्रोथ रेट है, वो सब वहाँ पर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट का भी आपको यहाँ पर बात हो रहा है। आयरन स्टील इंडस्ट्री कब डेवलप करेगा, अगर आपका उसका डोमेस्टिक डिमांड भी रहेगा। ठीक है, तो वो सब एरियाज़ को भी आपको इंक्लूड करना था। फिर मॉडर्न स्टील इंडस्ट्रीज़ भी जो है सो वो कई सब नए तरह के
रॉ मटेरियल्स पे बेस्ड होता है ना, जैसे कि स्क्रैप मेटल पे। ठीक है, तो किस तरह से, जैसे अलंग गुजरात वहाँ पर है ना, भावनगर में, तो वहाँ पर एक शिप ब्रेकिंग यार्ड जो है, वहाँ पर जो है सो काफ़ी स्क्रैप का व्यवस्था है, तो वहाँ पर काफ़ी छोटा छोटा स्टील प्लांट आजकल लगता है। उसी तरह शहरों से इकट्ठा किया हुआ स्क्रैप पे आधारित गाजियाबाद वगैरह में काफ़ी स्टील प्लांट्स वगैरह है। तो ये सब जो है सो मॉडर्न, आप कह सकते हैं, स्टील प्लांट के इस्टेब्लिशमेंट और डेवलपमेंट का फैक्टर्स है। ठीक है, तो इन सबको भी आपको वहाँ पर इनकॉर्पोरेट करते हुए एक अच्छा खासा आंसर लिखना था। यहाँ पर काफ़ी स्कोप था इसको लिखने के लिए। रॉ मटेरियल्स में तो खैर वो बहुत ट्रेडिशनल है, वो सबको उतना पता होगा, लेकिन कुछ कुछ आपको आजकल जो चल रहा है, ठीक है ना, फिर रॉ मटेरियल्स के अलावा और इन सब नए मेथड्स के अलावा भी कई सारा आपका इसमें फैक्टर्स हो जाता है ना, चाहे वो बिजली का अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का अवेलेबिलिटी हो, या फिर एक्सपोर्ट का ईज़ हो, है ना, कितना आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो एक्सपोर्ट पे जो आपका पोर्ट्स है इंडिया का, उसके अराउंड भी स्टील प्लांट डेवलप होने का हिसाब किताब चलते रहता है। ठीक है, जैसे वाइजैग स्टील वगैरह है, या फिर ऐसा जगह स्टील प्लांट लगाओ कि विदेश से हमको कोयला मंगाकर और अपना काम करने में आसानी हो। ठीक है, तो उससे भी जो है पोर्ट के आसपास काफ़ी स्टील फैक्ट्री का विकास हुआ है। तो काफ़ी सारा यहाँ फैक्टर्स है, इतना लंबा चौड़ा यहाँ का कोस्ट लाइन है, ठीक ठाक संख्या में आपको मेजर एंड माइनर पोर्ट्स है यहाँ पर। तो ये सब जो है आपका फेवरेबल फैक्टर्स था। फिर चूँकि क्रिटिकली आपको इवैल्यूएट करना है, तो थोड़ा बहुत आप इसको क्रिटिकल भी हो सकते थे कि क्या नहीं है यहाँ पर, उस बारे में भी बता सकते थे। ठीक है, कुकिंग कोल वगैरह का चर्चा कर सकते थे, रेट ऑफ कोल है ना, प्रोडक्शन CIL का जो है, उस सब मुद्दा थोड़ा बहुत जो करंट अफेयर्स है जानते हैं आप कि क्या कुछ है इश्यूज़, उन सब बारे में चर्चा करते हुए कंपटीशन वगैरह जो विदेश से मिलता है, चाइना से पर्टिकुलरली, बहुत कुछ था इसमें लिखने के लिए। ठीक है, तो आप ये सब अगर इनकॉर्पोरेट किए हैं आंसर में, तो एक अच्छा आंसर बना होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका डिस्कस इन डिटेल द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन झारखंड। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, पहले तो आपको इसका अकरेंस बता देना था, है ना, कहाँ आपका कैसे हुआ है उत्पत्ति, उसके बाद आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताना था, और दोनों केस में डायग्राम का अगेन इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप डायग्राम नहीं बनाए हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मिस किए हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन और ऑकरेंस सब कुछ बता देते। ठीक है, जो जिस टाइप का कोल यहाँ पाया जाता है और किस काल में बना था और कैसे बना था, वो हो गया आपका ऑकरेंस वाला पार्ट। डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ कहाँ पाया जाता है, और मैप वर्क आपका। ठीक है, उसी को थोड़ा सा, चूँकि डिस्कस इन डिटेल है, 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ऑफकोर्स आपको वहाँ पर थ्योरी तो लिखना ही पड़ेगा। तो यही ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। हिस्ट्री ज्योग्राफी में वैसा कुछ लेंदी है नहीं एक्सप्लेन करने लायक। तो ये वाला सीरीज़ जो है, चारों क्वेश्चन डिस्कशन का अभी एंड होता है। ठीक है, कल से कुछ और स्टार्ट करेंगे आने वाला JPSC के लिए, और आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं नेक्स्ट JPSC के लिए गाइडेंस के लिए, तो उस पर कुछ वीडियोस बनाएंगे आने वाले दिन में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।